हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर वाला पार्ट खत्म कर लिए थे। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। दूसरा मैंने बताया था कि क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। सबको हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये सब होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट या इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक भी बोल सकते हो केवल, है ना। तो क्वथनांक तो सबको ही समझते हैं आप लोग, जैसा अभी तक परिभाषा पढ़े होंगे कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है या गैस में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, यही पढ़े हैं आप लोग अभी तक, है ना। उबलता है या उबलता है तो क्या होता है, जैसे पानी कब उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर का क्वथनांक क्या है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं ना। तो बीपी लिख रही हूं मैं, कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O जो कि द्रव अवस्था में था वो किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब आप पानी गर्म बैठाए रखते हो और जैसे ही वो गर्म करने के लिए रखते हो और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है पानी एकदम उबलने लगता है। इसके ऊपर अगर कोई ढक्कन लगाओ तो ढक्कन गिर जाता है ना, तो वो उबलने लगता है। ठीक है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है या जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लिख लेना इसको पूरा, ठीक है। लेकिन ये तो पहले आप लोग ऐसा परिभाषा पढ़े थे वो, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो इसी एग्जांपल को आप लोग ध्यान से समझो। ये पानी है, ठीक। किसी बोतल पे मैंने पानी रखा हुआ है नॉर्मल, अभी इसको मैं गर्म नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पानी मैंने रखा हुआ है, ढक दिया है मैंने यहाँ पे। अब पानी रखा है तो वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ जो सरफेस पे जो भी पानी के कण होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस पे होंगे, सतह पर होंगे, वे गैस में बदल रहे होंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे दाब उत्पन्न हो रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। पर इतना ज्यादा दाब नहीं होगा कि ये ढक्कन, वो गैस इस ढक्कन को धक्का मार के गिरा दे, इतना ज्यादा दाब नहीं होगा ना, इसको हम लोग वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है। मान लेते हैं, ऐसे ही जनरली मैं बोल रही हूँ, मान लेते हैं वाष्प दाब का मान कितना है। वाष्प दाब कितना आ रहा है यहाँ पे, 0.5 एटमॉस्फेयर आ रहा है, मान लो, ठीक है। और बाहर का दाब कितना होता है, पी एक्सटर्नल कर ले रही हूं मैं। पी एक्सटर्नल मतलब बाहर का दाब। बाहर का दाब कितना होता है, मैंने बताया कि कमरे का दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर का होता है कमरे पे दाब। तो ये क्या है, 0.5 बाहर के दाब से कम है। मतलब मैं इसको कह सकती हूँ, इंटरनल लिख देती हूँ यहाँ पे, अंदर का दाब INT कर लेना। तो इसका मतलब है कि पी इंटरनल कम है पी एक्सटर्नल से। बाहर से जो दाब, बाहर से दाब कैसे पड़ रहा है, ऐसे इस दिशा में पड़ रहा है तो ढक्कन को दबा रहा है, और अंदर से जो दाब पड़ रहा है वो उल्टे दिशा में ढक्कन को उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ढक्कन को उठाने की कोशिश जो दाब कर रहा है वो दाब ढक्कन को दबाने की कोशिश जो कर रहा है उससे कम है, इसलिए ढक्कन अभी भी ढका हुआ है। ठीक है। तो ये वाष्प दाब है, जो नॉर्मल बिना किसी टेम्परेचर को बदले जो दाब रहता है किसी भी द्रव का, वो उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग इसको गर्म करते हैं, गर्म करना शुरू करेंगे तो वाष्प की संख्या यहाँ बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। ठीक। शुरू में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम लोग गर्म करते गए, 25 से 45 गए, 45 से 75 गए, 75 से फिर जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो यहाँ वाष्प की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे इस दिशा में बहुत ज्यादा दाब लगने लगा, ऊपर की ओर इसको धक्का मारने वाला दाब बहुत लगने लगा। अब दाब कितना हो गया, अब जो दाब था वो दाब हो गया पी इंटरनल बराबर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। तो एक्सटर्नल भी 1 एटीएम था, और अब भी कितना है, कब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचने के बाद। तो अब क्या हो गया, पी इंटरनल बराबर हो गया पी एक्सटर्नल के। ठीक। अब दोनों दाब बराबर हो गए, तो ये भी उतने ही धक्का मारेगा, ये भी उतने ही धक्का मारेगा। ठीक है। तो ढक्कन उठना शुरू होगा धीरे धीरे, कोशिश करेगा उठने का, और जब इससे भी टेम्परेचर ज्यादा होने लगेगा, 100 से 100.1 या 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे दाब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तब क्या मान हो जाएगा, पी इंटरनल का मान ज्यादा हो जाएगा पी एक्सटर्नल से, और उस कंडीशन में जो ढक्कन है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक। क्योंकि ये धक्का मार करके उसको गिरा देगा। तो ये कंडीशन तो हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोग को यहाँ तक जानना है कि जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया तब टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर को, इस समय टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर था। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना।
अब टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, जब यहाँ का दाब और यहाँ का बराबर है तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। कोई भी द्रव ले लो, अभी तो मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का एग्जांपल लिया है, इसलिए कोई भी, यहाँ पे दूसरा द्रव ले लेती हूं मैं, इसमें भी पी इंटरनल कुछ तो होगा, कब, जब तापक्रम क्या हो कमरे का, तब उसको क्या बोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापक्रम, जो भी आपको लेना है। तब पी एक्सटर्नल का मान तो हमेशा कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, कमरे का दाब हमेशा 1 एटमॉस्फेयर है। तब जब इस कंडीशन में जो यहाँ पे दाब है वो दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। ठीक, जो भी है यहाँ का दाब, ए बी सी डी, में पी नॉट ही कर दे रही हूँ इसको, ठीक। लेकिन जब हम लोग इसको गर्म करने लगते हैं, और गर्म करने का ऐसा कंडीशन जब अंदर का दाब पी इंटरनल, इसको भी इंटरनल कर देती हूँ, बराबर पी एक्सटर्नल हो जाता है, तो गर्म करते करते तापक्रम जब भी जो भी पहुंचा था, तब उस टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। तो हम लोग क्वथनांक की और क्या परिभाषा बोल सकते हैं, ये तो पहले बचपन वाली आप लोग की परिभाषा है। अब हम लोग क्वथनांक की परिभाषा क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का या किसी पदार्थ का, कर देती हूं, पदार्थ का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, किसी पदार्थ का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए, या एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक दाब, इसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं ना, वायुमंडलीय दाब के, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाए, वह तापक्रम क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है, एग्जाम्पल, H2O का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का वेपर प्रेशर ऑफ H2O बराबर हो जाता है बाह्य दाब के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। इसलिए H2O का एग्जांपल भी लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वथनांक, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हिमांक। हिमांक भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। तो एक तो हम लोग पढ़े वाष्प दाब, दूसरा हम लोग पढ़े क्वथनांक, तीसरा है या बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, नाम से स्पष्ट है, फ्रीज करना है किसी चीज को, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीज करना, या हिम का अंक, मतलब कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ बर्फ में बदलता है। यही पढ़े थे आप लोग परिभाषा, कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ बर्फ में बदल जाए या ठोस अवस्था में बदल जाए, ठोस में बदल जाए लिखना है ना, उसको क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, ये पानी हमने लिया, ठीक। अब इसको हम लोग, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कमरे का तापक्रम पे हम लोग रखे हैं मान लो पानी को। अब हम लोग इसको ठंडा करते जाएंगे, कूल करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। यहाँ पे H2O लिक्विड था यानी कि जल था, और यहाँ पे आइस हो गया यानी कि H2O ठोस अवस्था में हो गया। तो हम लोग ठंडा करते गए। अभी टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या कहलाएगा, पानी का हिमांक कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग जो जनरल परिभाषा बचपन में पढ़े हैं वो हो गई। अब हम लोग अभी देखते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, अब 11वीं क्लास के हिसाब से आप लोगों के लिए। देखो फिर वही, यहाँ पे चूंकि पानी रखा है तो इसके जो सरफेस के कण होंगे वो वाष्प में बदलेंगे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हिमांक होगा, ठीक, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर बराबर जो भी पी इंटरनल कर देती हूं मैं, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठोस में बदल गया है, ये पूरे ठोस में बदल गया है, ठीक, एकदम ठंडा कर दिए हैं। गैस के लिए क्या होता है, गैसों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़े हैं कि गैसों की गतिज ऊर्जा तापक्रम के समानुपाती होती है। मतलब ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और ताप घटेगा तो गैसों की गतिज ऊर्जा कम होगी।
तो यहाँ पे देखो हम लोग ताप ठंडा कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग ठंडा कर रहे हैं, मतलब ताप कम कर रहे हैं। ताप कम कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा कम होगी, मतलब जो ऊपर की ओर जा रहा है, चल रहा है, जो ऊपर जा रहा है, गति कर रहा है, वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब कि यहाँ से गैसों की संख्या क्या हो जाएगी, खत्म, ऊपर गैस नहीं बनने लगेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, या जो भी जितना भी कम हो जाएगा, बहुत कम। ठीक है, वेरी लो लिख देती हूँ मैं, वेरी लो, यहाँ बहुत कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग को लिक्विड को ठोस में कब बदला, लिक्विड ठोस में तब बदला जब उसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया, उतने ही कम जितना इस ठोस का होना चाहिए था, उतना कम जितना बर्फ का वेपर प्रेशर होना चाहिए था। मान लो ये बर्फ है और बर्फ का वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं बर्फ में से कुछ बहुत वेपर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं बर्फ का वेपर प्रेशर है 0.1 atm। ऐसे ही अपने मन से लिख रही हूँ ना डाटा, 0.1 atm, और यहाँ पे मान लो ये पानी था तो इसका 0.5 atm था। तो हम लोग पानी को तब तक ठंडा करेंगे जब तक इसमें से निकलने वाले वेपर्स की मात्रा कितनी ना हो जाए, 0.1, क्योंकि बर्फ में बदलने के लिए 0.1 तक जाना जरूरी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का वह तापक्रम को ठंडा करते गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 0.1 के बराबर हो गया। तो वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। पहले 0.5 था इस द्रव का, अब वो किसके बराबर हो गया, 0.1 इस ठोस के बराबर हो गया। तो ये 0.1 क्या है हो गया ठोस के बराबर, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक। तो हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा, वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, तुम लोग ठीक से लिख लेना, वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। पूरा लिख लेना। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखो क्या है, ये बर्फ है, ठीक, ये आइस, नीचे लिखते हैं आइस, इसमें से कुछ वाष्प निकल रहे हैं, ये वाष्प निकल रहे हैं कुछ, तो ये वाष्प दाब लगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वाष्प दाब लगेगा, वेपर प्रेशर, वो मान लेते हैं यहाँ पे है P0 सॉलिड, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक, या आप लोग मान लो इसमें अपने मन से कर लो 0.1 atm है, ठीक है, यहाँ पे वाष्प दाब, और इसी का यहाँ पे हम लोग जल ले लेते हैं, वाटर, मतलब लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे थोड़े ज्यादा वाष्प होंगे, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर P0 लिक्विड फॉर्म का। ठीक, अब ये क्लियर है कि जो वेपर प्रेशर सॉलिड का है, वेपर प्रेशर सॉलिड का है, वो क्या होगा, कम होगा वेपर प्रेशर लिक्विड से, यानी कि P0 सॉलिड का मान क्या होगा, कम P0 लिक्विड से। मान लेते हैं ये होता है 0.5 के बराबर, मान लेते हैं ना, अपने मन से मैं लिखी हूं, तुम लोग मत लिखना। तो ये लिक्विड से कम हो गया, ठीक है, समझने के लिए लिख सकते हो, पर डाटा सही नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ठंडा करना शुरू करेंगे, इसको ठंडा करना शुरू करेंगे, वाटर को, कूलिंग। कूलिंग मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग कम करते जाएंगे टेम्परेचर को, 15, 5, पहुंच गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे, यहाँ से वाष्प की संख्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएंगे तो वाष्प की संख्या इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, ये वाला वेपर प्रेशर इसके बराबर हो गया, मतलब 0.5 से कम होते जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर करते जाएंगे, यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 0.4, 0.2, 0.1 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे 0.1, मतलब ये किसके बराबर हो गया, सॉलिड के बराबर हो गया, यानी कि ये किसमें बदल गया, सॉलिड में बदल गया होगा, तभी तो सॉलिड के बराबर हुआ होगा ना। तो वह टेम्परेचर जिस पर वाष्प दाब उस पदार्थ के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक। कुल मिलाकर उसको ठोस में ही बदलना है, तो ये हिमांक हो गया। एक और हम लोग पढ़ेंगे परासरण।
दाब, चौथा परासरण दाब। परिभाषा को मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, सीधे पढ़ाऊंगी ना, तो चौथा परासरण दाब। अभी मैं इसको परासरण दाब को नहीं बता रही हूं, इकट्ठा हम लोग उसी टाइम पे पढ़ेंगे। किसी विलायक के विलेय के कणों का हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिभाषा बस मैं लिखा दे रही हूं, बाद में इसको समझाऊंगी। विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता की ओर गमन, अरे सॉरी, ये तो मैं परासरण की परिभाषा लिखा दी, और गमन, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं, परासरण कहलाता है, ये परासरण कहलाता है ना, कहलाता है। परासरण दाब क्या होगा, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब, परासरण की क्रिया होने से रोकने के लिए लगाया गया दाब, परासरण दाब, सॉरी, परासरण दाब कहलाता है। इसको इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, परासरण दाब कहलाता है। पूरा लिख लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, इसको पाई से दर्शाते हैं। चलो अब दर्शाते किससे हैं, क्या है, ये तो जब हम लोग परासरण दाब पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे ही। अभी अब मैं इसको मिटा रही हूं। अब देखो हम लोग 5 चीजें पढ़े, क्या क्या पढ़े, 4 चीजें पढ़े, सॉरी। एक वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, और क्या पढ़े, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। सब द्रव में ये गुण पाया जाता है, हर द्रव में ये 4 गुण पाए जाएंगे। हर द्रव का वाष्प दाब होगा कुछ ना कुछ, हर द्रव का या हर विलयन का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, हर विलयन का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हर विलयन का कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि हम लोग विलयन पढ़े तो विलयन के संबंध में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, हर द्रव का कुछ ना कुछ होगा। तो ये सारे द्रव का गुण है। ठीक, ये द्रव है, इस द्रव में ये चारों गुण पाए जाएंगे। ठीक, लेकिन अब जब द्रव को, ये सिर्फ द्रव था ना, अब हम लोग द्रव में क्या किए, विलेय मिला दिए। द्रव, या इसको लिख सकते हो विलायक, ये विलायक है मान लो। ठीक, अब इसमें हम लोग विलेय मिला दिए, तो ये किस में बदल गया, विलयन में। तो अब ये द्रव और द्रव में कुछ विलेय के कण, अब ये विलयन बन गया। तो मान लेते हैं इसका कुछ वेपर प्रेशर था, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट था, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर था, इसका भी कुछ होगा, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही कोई विलायक विलयन में बदलता है, उसमें कुछ विलेय मिला देते हैं, तो इन सब मानों में मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर 1 था, बॉइलिंग पॉइंट 2 था, फ्रीजिंग पॉइंट 3 था, ऑस्मोटिक प्रेशर 4 था, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर बदल जाएगा। एक क्या हो जाएगा, या तो 1 से कम या फिर 1 से अधिक। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 या 3 से अधिक या 3 से कम। ऑस्मोटिक प्रेशर 4 से अधिक या 4 से कम। बॉइलिंग पॉइंट 2 से अधिक या 2 से कम। जो यही था वही यहाँ पे डाटा नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ घोल दिए ना हम लोग, बदल जाएगा। ठीक है, तो इन गुणों को जो विलेय के कण घोलने से बदल जाते हैं, या जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, विलेय के कण घोलने के कारण जो विलेय के कण पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक विलेय के कण नहीं तब तक इसका मान ये है, जैसे ही हम लोग विलेय के कण डाले ये बदल गया, इसका मतलब ये पूरा किस पे निर्भर कर रहे हैं, घोलने वाले विलेय के कणों पर। और विलेय के कण 2 घोलोगे, 3 घोलोगे, 4 घोलोगे, कितना घोलोगे, उस पर भी निर्भर कर रहे हैं। तो विलेय के कणों की संख्या पर लिख देना कि संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। तो इन गुणों को कहते हैं, क्या कहेंगे, अणु संख्यक गुणधर्म। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म। हम लोग विलयन के लिए पढ़ना है, तो विलयन का
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं? पहला वाष्प दाब। अब विलयन में पहले वाष्प दाब मैं 2 बनाई थी, एक इधर द्रव ली थी और इधर में विलयन ली थी। तो यहाँ पे जो वाष्प दाब था, यहाँ पे क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म क्या लिखेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाती है, अवनमन मतलब कमी। ठीक। दूसरा क्वथनांक, इसका कुछ क्वथनांक था बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन। जैसे ही विलेय ऐड करेंगे क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक, इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वथनांक, हिमांक में अवनमन कमी, हिमांक में कमी भी लिख सकते हो या अवनमन लिख दो। और चौथा क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब। ये विलयन का गुण होता है, इसमें कमी और अधिकता नहीं देखना है हम लोग को, सिर्फ गुण होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो शॉर्टकट में मैं इसको RLVP ऐसे भी लिखूंगी तो समझ जाना ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये कमी है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हम लोग पढ़े भी हैं फर्स्ट वाला। तो ये 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हम लोगों को देखने हैं कि क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो हमारा जो सिलेबस है यही 5 पॉइंट पे निर्भर करता है। अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, समझ लो इस चैप्टर का 4-5 लेक्चर हुए थे, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट थे। वाष्प दाब वाला इंपॉर्टेंट था वैसे। तो ये जो वाष्प दाब के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि वाष्प दाब क्या होता है, अब सिर्फ हम लोग उसके बारे में कम ही पढ़ना है। तो चलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा, अणु संख्यक गुणधर्म का परिभाषा तो बताई ही नहीं मैं, लिख लेना तुम लोग परिभाषा। अणु संख्यक गुणधर्म वह गुण, विलयन का वह गुण लिख देना, उसमें पहले विलयन का वह गुण, परिभाषा लिख लेना, फिर वो 5 पॉइंट लिखना ना। वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। और ये किसके लिए मुख्यतः, तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन का लिखना, ये सांद्र विलयन पे सारे के सारे नियम लागू नहीं होंगे ना, तनु विलयन पे ही मोस्टली है ये। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा तो मैं अभी लिखी थी, वो चारों पॉइंट को यहाँ पे लिख लेना। पहले हेडिंग डालना, फिर ये परिभाषा लिखना, फिर चारों प्रकार को लिखना। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, राउल्ट का नियम भी इसी में लागू हुआ था ना। तो मैं पहले भी बताई थी कि ये शुद्ध विलायक है, यहाँ पे शुद्ध विलायक। तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प होगा, और वाष्प क्या लगाएगा, वाष्प दाब। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, P0। वाष्प दाब कितना हो जाएगा इसका, BP बराबर P0, क्योंकि शुद्ध के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं ना। अब इसमें हम लोग विलेय के कण मिला दिए, विलेय मिला दिए, तो ये किसमें बदल गया, विलयन में। तो ये विलेय विलायक, ये विलयन, ये विलायक, ये विलेय, ऐसे विलेय के कण आ गए। अब
कैसा विलेय मिलाए हैं, तो यहाँ पे लिख लेना अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय। तो ये तो वाष्प में बदलेगा, लेकिन ये वाष्प में नहीं बदलेगा। ठीक, तो अब ये जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर हो जाएगा, P, केवल P लिख देंगे, या हम लोग क्या लिख देंगे, P सॉल्यूट, सॉरी P सॉल्वेंट ना, विलायक के वाष्प दाब के बराबर केवल होगा P सॉल्वेंट। एक्चुअली क्या लिख देंगे इसमें, यहां पे जो वाष्प दाब था, देखो यहाँ पे ज्यादा बन रहे थे, यहाँ पे कम हो रहा था, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो शुरू में वाष्प दाब था ये बिलियन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ PS, और ये क्या आ जाएगा, कम आएगा इसका वैल्यू, ठीक, लो हो जाएगा। तो शुरू में क्या था P0, और विलियन का क्या हो गया PS। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर है वो, तो क्या हो जाएगा, जो P0 है इसका मान ज्यादा होगा PS से, होगा मतलब कि क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी। कितनी कमी आई वाष्प दाब में, वाष्प दाब में कमी बराबर कितना कम हो गया, तो ये P0 था माइनस PS, इसमें से इसको घटाओगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 3 आया, तो 4 में से 3 घटाओ, कितना कम आया, 1 कम हो गया ना, यही बोलोगे ना, तो ये PS माइनस P0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी कहना चाहेंगे तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, तो इसकी अपेक्षा कितना कम हुआ बोलेंगे, तो इसकी अपेक्षा कितना कम हुआ देखने के लिए इसको भाग दे देंगे इससे, तो आपेक्षिक कमी RLVP बराबर P0 माइनस PS, इसकी अपेक्षा कितना हुआ, तो P0 फिर से हो जाएगा। अब मैं नीचे नोट लगाऊं या ऊपर नोट लगाऊं, तुम लोग समझ जाना, वही है ना। ठीक, मैं ऊपर ही लगा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी हम लोग जब वाष्प दाब पढ़ रहे थे राउल्ट के नियम में, तब आप लोग जाओ वहां पे तो आप देखोगे कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक कमी थी उसका फॉर्मूला आया था P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XA, विलेय का मोल प्रभाज के बराबर आया था। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, आप लोग नोट में लिखे होंगे, विलेय के मोल प्रभाज, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, चूंकि मोल प्रभाज विलेय का है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na बटे Nb, चूंकि ये होता है तो हम लोग इसका मान को यहां रख देंगे। क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिख रही हूं मैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, अब चूंकि हम लोग क्या बोले कि ये जो पूरा हम लोग पढ़ेंगे ये तनु विलयन के ले लेंगे, चूंकि विलयन अति तनु है, अति तनु हम लोग पूरा तनु विलयन के पढ़ेंगे ना, है अतः क्या, अगर विलयन बहुत तनु है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से देखो, विलयन बहुत तनु है, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें हम लोग जो वाष्पशील विलेय मिलाए हैं इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम मात्रा में मिलाए हैं, तो इसकी संख्या बहुत ही कम है, एकदम 1 आध 2 कहीं पे है, और विलायक की संख्या बहुत ज्यादा है। तो देखो जितनी ज्यादा विलायक की संख्या है उससे बहुत कम विलेय की संख्या है ना, तो विलेय के मोलों की संख्या, अतः विलेय के मोलों की संख्या का मान विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है। बी मतलब विलायक, ए मतलब विलेय ना, तो विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, Na विलेय के मोलों की संख्या को उपेक्षित किया जा सकता है, उपेक्षणीय मान लेंगे। ठीक है, उपेक्षित किया जा सकता है, हर में से उपेक्षित कर देंगे। मान लो विलेय के मोलों की संख्या एकदम 0.1 आती और विलायक के मोलों की संख्या 1.9 आती, तो देखो 0.1 को हटा सकते हैं कि नहीं, निग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर बना रही हूं, अब इसके बाद किया जा सकता है, अतः इसको कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अतः समीकरण 1 से क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Na अपॉन Nb रह जाएगा, क्योंकि Na को क्या किए हम लोग, उपेक्षित कर दिए। अब ये Na अपॉन Nb क्या हो गया, ये Na मतलब विलेय के मोलों की संख्या और Nb मतलब विलायक के मोलों की संख्या। चूंकि अब क्या देखो,
Na का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला भार बटे आणविक द्रव्यमान, तो WA बटे MMA मोलर मास, और NB बराबर क्या हो जाएगा? WB बटे MMB। मैं डबल M लिखती हूँ, किताब में सिंगल M भी लिखा हो सकता है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर WA अपॉन MMA बटे WB अपॉन MMB। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, ये हर वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये WA तो पहले से ऊपर था, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? MMB बटे WB इंटू MMA। ठीक, 1/2 बटे 4/3, अगर ऐसे लिखा है तो क्या हो जाता है? 1/2 गुणित 3/4, वही होता है ना। वही यहाँ पे मैंने किया है रूल। हो गया, ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी का फॉर्मूला। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? MMA का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ MMA ले आओ इधर, बराबर WA इंटू MMB मोलर मास B का, ये इधर चला जाएगा, इंटू P0 बटे ये वाला नीचे आ जाएगा, P0 माइनस PS, और पहले से यहाँ पे क्या है? WB। ये क्या हो गया फॉर्मूला? क्या है ये? विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या बता सकते हैं मतलब इस सूत्र से, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी अगर पता चल गया हम लोग को, आपेक्षिक कमी की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात ना किया जा सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके। देखो समझो, ये पानी है, ठीक, मान लो पानी का वेपर प्रेशर आया 0.5 atm। ठीक, अब कोई आया और किसी ने इस पानी में कुछ डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, जो भी डाल दिया, आपको नहीं पता कि क्या डाला। ठीक है, अब इसमें यानी कि पानी तो था, लेकिन थोड़ा सा 1-2 चुटकी केवल किसी ने इसमें विलेय मिला दिया, केवल 1-2 चुटकी विलेय मिला दिया। तो आपको पता था इसका वाष्प दाब 0.5 है। अब आप इसका वाष्प दाब नापे और आपका वाष्प दाब आया 0.3, तो आपको पता चल गया कि वाष्प दाब में कमी आ गई, मतलब इसमें कुछ विलेय मिला है। लेकिन अब कौन सा विलेय मिला है आपको तो पता नहीं, किसी और ने मिलाया है। तो आप क्या करोगे? वाष्प दाब में कमी आ गई, इतनी आ गई, इस फॉर्मूले की सहायता से आपको पता था कि शुरू में वाष्प दाब कितना होना चाहिए? 0.5, मतलब P0 का मान है 0.5। अब कितना आ रहा है? PS का मान 0.3। तो इनको कैलकुलेट करो और वैल्यू को रखो, बस आपको ये पता चल जाएगा। हाँ, जिसने भी इसमें जो भी मिलाया था, कितना मिलाया है, तो 1 ग्राम मिलाया था, ये आपको बता दिया है। तो सारा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो जो भी चीज मिलाए थे उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा। सपोज मान लो आपको पता चल गया कि जो आणविक द्रव्यमान है वो 58.5 है, आपने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। तो आपको पता है 58.5 किसका आणविक द्रव्यमान होता है? NaCl, मतलब इसमें नमक मिलाया गया था। देखो ये पता चल जाएगा इससे, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड बना के देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित ताप पर बेंजीन का वेपर प्रेशर 0.85 बार है। ठीक, बेंजीन ले लेते हैं हम लोग 1 बिलियन में। ये बेंजीन ले लिए हम लोग, बेंजीन, और इसका बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना बोल रहा है? 0.85। तो बेंजीन, अकेले बेंजीन का बोल रहा है तो शुद्ध अवस्था में है ना, तो मैं यहाँ पे बेंजीन लिख दे रही हूँ, बराबर 0.85 बार। अब इसमें क्या कर दिए? एक ठोस मिला दिए। कैसा ठोस? अवाष्पशील ठोस। हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही तो मिला रहे हैं ना, अवाष्पशील ठोस मिला दिए। कितना मिला है अवाष्पशील ठोस को? 39.1 ग्राम मिला दिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? विलेय सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को बी से लिखते हैं, यहाँ बेंजीन विलायक का काम कर रहा है तो इसको हम लोग बी से लिखते हैं, और यहाँ सॉल्यूट को किससे लिखते हैं? ए से। ए कितना मिला रहे हैं? 39 ग्राम। ठीक, और बेंजीन का मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे MMB भी दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल।
विलियन का वाष्प दाब। अब इस विलियन का वाष्प दाब कितना प्राप्त हुआ, तो विलियन का वाष्प दाब PS कितना प्राप्त हुआ 0.845। देखो 85 से घट करके 845 हो गया। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाता है ना। तो अवाष्पशील ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब इसका MMA ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क MMA ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर, तो ये इसका कितना भार दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, सॉरी ये गलत हो गया था, और ये किसका भार है बेंजीन का, तो इधर WB हो जाएगा कितना 39.0 ग्राम। तो मैं फिर से एक बार डाटा लिख देती हूँ कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है P0B शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब कितना 0.85 बार। फिर MMB भी दिया हुआ है कितना 78 ग्राम पर मोल। फिर WB भी दिया हुआ है 39.0 दिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ग्राम। विलेय के लिए क्या क्या दिया हुआ है WA दिया हुआ है 0.5 ग्राम। विलियन का सॉल्यूशन का वाष्प दाब दिया है 845 बार में दिया है दोनों, तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, अलग अलग मात्रक में दिया रहेगा तो मिलाना रहता है। मोलर मास ऑफ A दिया है, कुछ नहीं, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं फॉर्मूला को मिटाई नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हम लोग की यूज भी होने वाला है और आगे हम लोग को इसको कंटिन्यू भी करना है फॉर्मूला को, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी, फॉर्मूला को मिटा नहीं रही हूँ ना। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये है, तो हम लोग वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो आणविक द्रव्यमान ऑफ विलेय का आणविक द्रव्यमान तो ज्ञात करना है। WA का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू MMB आणविक द्रव्यमान विलायक का 78 इंटू, आप लोग सारा मात्रक भी लिख सकते हो ना, चाहो तो सारा मात्रक लिखोगे, बाद में क्या मात्रक आएगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलो मैं लिखते जाती हूँ सारा मात्रक 0.5 ग्राम गुणित 78 ग्राम पर मोल इंटू P0 का वैल्यू कितना है ये 0.85 बार। आप लोग चाहो तो यहाँ पे B कर सकते हो ना, P0B या सॉल्वेंट लिख लेना, डिवाइडेड बाई WB का वैल्यू कितना है 39 ग्राम इंटू कितना है ये PB0 0.85 बार माइनस PS 0.845 बार। क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो मैं काट देती हूँ जो कट रहा है, ये ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक, ये 39 से 2 बार में ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 या फिर मैं फिर से लिखती हूँ 0.5 इंटू 2 इंटू 0.85 बार डिवाइडेड बाई 0.85 में से 0.45 को माइनस कर दो, 0.85 में से 0.845 को यहाँ पे 850 कर लेना तो तुम लोग को इजी होगा, माइनस करो कितना आएगा 0.005 आएगा। बार से बार ही रहेगा इसमें भी, ठीक। अब क्या आया, अच्छा मात्रक क्या बचा था, मात्रक को तो लिखे ही नहीं, ये बचा हुआ था ना ग्राम पर मोल इंटू 0.85 बार, तो ये बार से ये बार कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1 ग्राम पर मोल इंटू 85 कर दो इसको और नीचे कर दो 500, ठीक होगा। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा और इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ेगा और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा, ये कैंसिल कर दो, क्या बचा 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 170 का गुणा 1 से होगा तो कितना आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल। ये हमारा हो गया विलेय का आणविक द्रव्यमान, आंसर क्लियर है, ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से इतना। अब देखो वापस हम लोग यहाँ आते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर देना ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग बना चुके थे, इक्वेशन नंबर 2, तो इस इक्वेशन नंबर 2 अब समीकरण 2 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है समीकरण 2, MMA इज इक्वल टू WA इंटू B इंटू PV नॉट WB इंटू वाष्प दाब में कमी है ना,
इसको हम लोग फिर से वापस वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को इधर ले जाते हैं, PV नॉट माइनस PS अपॉन PV नॉट, यही था बराबर, या सिर्फ P नॉट भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिखो। सॉल्वेंट रहेगा, इतना क्लियर रखना वहां पे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, WA इंटू MMB अपॉन WB इंटू ये वाला भी नीचे आएगा MMA, हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 1000 का राइट हैंड साइड में 1000 का गुणा तथा भाग दोनों कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करना है। तो P नॉट माइनस PS, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, ये नॉट को आप लोग ऊपर नीचे एक जगह कहीं पे भी लगाओ ना, PA इंटू MMB अपॉन WB इंटू MMA। अब क्या करना है, 1000 का गुणा और 1000 का भाग। देखो 1000 से 1000 कैंसिल, एक तो आएगा ना, तो मतलब कोई चेंज नहीं आना है। अगर मैं 1000 का गुणा और भाग दोनों करूं तो कोई चेंज नहीं आना है, इसलिए मैं कर सकती हूँ। फिर से लिख देती हूँ, WA इंटू MMB अपॉन WB इंटू MMA इंटू 1000 अपॉन 1000, हो गया। अंश और हर दोनों में गुणा कर दिए। अब देखो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा इससे, ये जो फॉर्मूला है कहां से कहां तक को अगर हम लोग देखें तो, इसको अगर देखें इतना, ये किसका फॉर्मूला है, कुछ याद है? ये जो फॉर्मूला है ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलरता बराबर, चूंकि मोलरता बराबर यही होता था, WA इंटू 1000 विलेय का आणविक द्रव्य, विलेय का भार गुणित 1000 बटे विलेय का विलायक का भार, और ऐसे लिखते थे ना, विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलायक का भार। मोलरता नहीं, सॉरी, मोलरता, मोलैलिटी। क्या बोलते थे मोलैलिटी को, ये था ना फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यही तो मोलैलिटी होता है ना। तो ये इतना, ये हो गया मोललता का फॉर्मूला, और यहाँ पे ये तो दिख रहा है आपको, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मोललता। तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस, अब मैं नीचे वाला मिटा देती हूँ, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर, इसकी जगह पे हो गया मोललता। इसको किससे दर्शाते हैं मोललता को, स्मॉल m से, इनटू बचा क्या है MMB अपॉन 1000। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये विलायक का आणविक द्रव्यमान तो फिक्स ही रहेगा, पानी लिए हो तो 18 ही रहेगा, ये नहीं कि कहीं और से पानी ले आओगे तो बदल जाएगा। 1000 फिक्स वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, MMB बटे 1000, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्थिरांक, फिक्स हैं। तो ये क्या हो गया, P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर M इंटू स्थिरांक, और स्थिरांक बराबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS, स्थिरांक को हटाएंगे तो क्या लगेगा, समानुपाती। तो क्या लिख सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। यही हम लोग बात भी कर रहे थे कि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और मोललता क्या बताता है, विलेय के कणों की संख्या ही तो बताता है ना। तो ये हो गया इतना फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में पूछेगा मोललता पूछने, तो आप लोग डायरेक्ट मोललता भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे दिया कि विलेय की मोललता कि बेंजीन जैसे दे दिया था कि बेंजीन में, इससे पहले जो क्वेश्चन लिखे थे ना वही लिखो, बेंजीन में अवाष्पशील विलेय मिला है तो विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। वही वाला सेम क्वेश्चन के आगे कर लेना कि विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन में लिख देना विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा,
पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ था 0.850, पीएस का वैल्यू दिया हुआ था 0.845, फिर पी नॉट था 0.850 बराबर मोललता ज्ञात करनी है इनटू बेंजीन कार्बनिक द्रव्यमान दिया हुआ था 78 ग्राम पर मोल। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये सब देख चुके हैं ना, 78 ग्राम पर मोल, ठीक, डिवाइडेड बाई 1000। तो मोललता ज्ञात करनी है तो मोललता को इधर ले आओ, इन दोनों को घटाओगे, पहले इधर वाला लिख देती हूं मैं, क्या आया ये, सॉरी मोललता यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा 0.005 और ये ऊपर जाएगा इनटू 1000, ठीक, ये नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा 0.850 और ये 78 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 5/850 इंटू 78 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 78 इंटू 13 इंटू 26, ठीक। अब इसको भाग कर दो, भाग करोगे कितना आएगा 0.0, सॉरी दिख रहा है कि नहीं, 0.0567 कुछ ऐसे आएगा, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना ना, मोलल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ठीक।